हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा एमसीक्यू सेट है स्टैटिस्टिक्स का। कंप्यूटर का अभी तक हमारा एक सेट हुआ है। हम ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साथ साथ में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आता था, टेक्स्ट आता था कि सर हम जो है सभी सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते हैं तो तब तक हम दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टार्ट की है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर का भी हमने इसीलिए स्टार्ट किया ताकि साथ साथ आपके दोनों सब्जेक्ट्स चलें। जो ही 1-1.5 महीना हो जाएगी, जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाएंगे तो उस टाइम आपके दोनों सब्जेक्ट्स रेडी होंगे। मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें 1-1.5 महीना लगेगा या 1 महीना लगेगा। उसके बाद फिर हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो तब तक फिर से आप स्टैटिस्टिक्स भूल जाएंगे। मेन रीज़न दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलने का यही है कि आपका दोनों सब्जेक्ट्स का साथ साथ रिवीजन हो जाए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हम जो है कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, कभी स्टैटिस्टिक्स कभी कंप्यूटर। लेकिन आपको अपने आप को हैंडल करना होगा इस सिचुएशन में। अगर इस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर पाओगे तो कल एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से अपने आप को हैंडल कर पाओगे। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पोर्शंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तब भी आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए अपने दिमाग को रेडी करना होगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने दोनों चीज़ों को, दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में स्टार्ट किया है। ठीक है। तो अब आपकी ये जो क्वेरी है इसका मैंने आंसर कर दिया है। चलिए आज की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन का आज एमसीक्यू सेट आ गया है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही एडवांस्ड क्वेश्चंस है। जिस तरह से ऑलिव बोर्ड में भी क्वेश्चंस पूछे गए उस तरह के कुछ टर्म्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप रेडी हो जाएं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड डेटा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड से डेटा डिराइव हुआ है, वो लैटिन वर्ड है क्या, आपने बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास डेटम, ऑप्शन बी है आपके पास डेटस्टा, ऑप्शन सी है आपके पास DATUM डेटम, एंड ऑप्शन डी है आपके पास DATAM डेटम। ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, हालांकि इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, ज़्यादा कोई ये सख्त क्वेश्चन है नहीं। तो आपने देखना इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्लियर। तो आपने बताना एक लैटिन वर्ड जो है उसका मीनिंग है डेटा, जहाँ से डेटा वर्ड डिराइव हुआ है वो कौन सा वर्ड है। तो अगर आपने आंसर अपना सेलेक्ट किया है तो मैं बता दूं आपको कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी DATUM डेटम। ठीक है। यहाँ से ये इसका सिंगुलर वर्ड भी आप कह सकते हैं, या यहाँ से ये एक लैटिन वर्ड है जहाँ से डिराइव हुआ आपका वर्ड डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। वो डेटा सोर्स जो दूसरों ने कंपाइल किया है, दूसरों ने कलेक्ट किया है, उसे हम कौन सा डेटा सोर्स कहते हैं। ठीक है। उस डेटा सोर्स को हम प्राइमरी डेटा सोर्स कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, या उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, या फिर हम उसको ग्रुप डेटा कहते हैं, या फिर हम उसको सेकेंडरी और ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास जो डेटा दूसरों ने कलेक्ट किया होता है, जो उन्होंने अपने पर्पज़ के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया था, लेकिन दूसरे लोग अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, या फिर हम उसको कभी कभी ग्रुप डेटा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से प्राइमरी डेटा की एग्जाम्पल कौन सी है। ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी जर्नल, ऑप्शन सी इज न्यूज़पेपर, एंड ऑप्शन डी इज सेंसस रिपोर्ट। आपने बताना है इसमें से प्राइमरी डेटा जो है वो कौन से सोर्स को कहते हैं। क्या वो बुक को कहते हैं, जर्नल को कहते हैं, न्यूज़पेपर को कहते हैं, या फिर सेंसस रिपोर्ट को कहते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जहाँ, ताकि आपको मैं ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने बहुत बार ये डिस्कस किया प्राइमरी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में। मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक होता है ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है, ये किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है, उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा सोर्स बनता है।
जर्नल हो या कोई पेपर, पब्लिश्ड पेपर हो, ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा होता है। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में जो पेपर्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में जो बुक पब्लिश होती है, जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में बुक पेश की जाती है, उस टाइम पे वो प्राइमरी होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है, अभी तक वो हमारे पास प्राइमरी रहता है। याद रखें कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। और उसके बाद न्यूज़पेपर, ये मैंने आपको बताया, ये इट्स मिक्स ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे हमारे पास बेसिक जो हमने डेटा होता है, ये हमने खुद कलेक्ट किया होता है, उससे हम सेंसस रिपोर्ट कहते हैं। जो सेंसस रिपोर्ट खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, तो ये हमारे पास रहता है प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे फिर ये बनता है सेकेंडरी डेटा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। इफ समवन यूज रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ फंड रेजिंग, ठीक है, दिस इज सेड टू बी। आपने अगर कल का ओली बोर्ड का टेस्ट दिया था 1 अगस्त को जो हुआ था, उसमें एक वर्ड आया था फैब्रिकेशन। अब ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं, जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन टर्म्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ पे। देखिए, अगर कोई ऐसा शख्स हो जो रिसर्च को इस्तेमाल कर रहा होगा फंड रेजिंग करने के लिए, ठीक है, फंड रेजिंग होती है ना, जैसे कोई भी शख्स खड़ा होता है कि मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए फंड रेजिंग हो जाती है, तो पैसे इकट्ठे कर लेता है वो शख्स। इसी तरह अगर कोई रिसर्च को इस्तेमाल कर रहा है फंड रेजिंग के लिए, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ फ्रेजिंग, ऑप्शन बी इज़ सर्वेइंग, ऑप्शन सी इज़ सजिंग, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपने बताना है अगर कोई अपने रिसर्च को इस्तेमाल कर रहा है फंड रेजिंग के लिए, उस टर्म को हम क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है फ्रेजिंग। याद रखें, एफ फॉर फंड रेजिंग, एफ फॉर फ्रेजिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेजिंग। ये आपको क्लियर हुआ? अच्छा, सर्वेइंग तो आपको पता है क्या होता है, डोर टू डोर जाना और सर्वे कर लेना। इसके बाद हमारे पास है सजिंग एक टर्म। अगर कोई ऐसा शख्स हो जो रिसर्च को सेल्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स है जो रिसर्च के आड़ में सेल्स करता है कुछ प्रोडक्ट्स की, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कुछ लोगों को कोई चीज़ें बेच रहा है और कह रहा है कि ये हम रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने लोग इस चीज़ को जो है यूज़ करेंगे और उसके बाद कितने लोगों को फ़ायदा होगा। इस रिसर्च के आड़ में वो सेल्स भी करता है। ऐसे शख्स को ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सजिंग, SUGGING, सजिंग। याद रखें, सजिंग, S फॉर सजिंग, S फॉर सेल्स। याद रखें, F फॉर फ्रेजिंग एंड F फॉर फंड रेजिंग। याद रहा? इजी रहा ना? अब याद रखना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स, फेस टू फेस मेथड्स, फेस टू फेस इंटरव्यू मैंने आपको पढ़ाया है, हैव बीन यूज्ड सिंस द अर्ली ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन टू कलेक्ट पॉपुलेशन फिगर्स, व्हाई वर दीज रिकॉर्ड्स केप्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज़ जो होते थे, फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशंस जो होते थे, ये अर्ली सिविलाइजेशन से होते आ रहे हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स तब उस टाइम किस लिए रखे जाते थे? ऑप्शन है आपके पास फॉर हिस्टोरिकल पर्पसेस, ऑप्शन बी है आपके पास फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, ऑप्शन सी है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ऑप्शन डी है आपके पास फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। अपना आंसर सेलेक्ट करें। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, सोच के जवाब दें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। जल्दी करने और जल्दबाजी करने में बहुत अंतर है, ठीक है। जल्दी करना मतलब थोड़ा सा टाइम लेके सोच समझ के आंसर कर लेना, बिना टाइम गंवाए। जल्दबाजी बिना सोचे समझे आंसर करना। आप जल्दी करें लेकिन जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता दूं कि जब पुराने ज़माने में ये फेस टू फेस इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए, इसके ये दो रीजंस के लिए कलेक्ट किया जाता था। एक फॉर टैक्सेशन पर्पस, टैक्सेशन पर्पस के लिए फेस टू फेस इंटरव्यूज़ किए जाते थे, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको जाने, उनको पहचाने, उसके बाद वो चेहरे से याद रखें, ठीक है, रखे जाएं, ताकि उनसे जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाए। दूसरा, मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता। अगर यहाँ पे मिलिट्री पर्पज़ होता तो वो उसको भी आपने टिक करना होता है, ठीक है। मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिलिट्री पर्पज़ के लिए फेस टू फेस इंटरव्यूज़ इसलिए होते थे ताकि देखा जाए कि हमारे पास पोटेंशियल सोल्जर्स कितने हैं। अगर कल को जंग होती है एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो जंग लड़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्पेशल
पीपल हैं हमारे जो जिनमें जो है डिसेबिलिटीज़ वगैरह होती है, जिनको हम स्पेशल पीपल कहते हैं, तो वो भी हमारे पास हो सकते हैं। बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उनको अलग करके हम देखते थे हमारे पास पोटेंशियल सोल्जर्स कितने हैं। तो मिलिट्री पर्पस और टैक्सेशन पर्पस के लिए पुराने ज़माने में फेस टू फेस इंटरव्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता था। करेक्ट। तो आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, लेकिन याद रखें मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था दो बार मैंने पूछा भी है ये क्वेश्चन। When did the telephone become an accepted tool for primary data collection in marketing research? मार्केटिंग रिसर्च में टेलीफोन जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था एज प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। ठीक है, कब इसको एक्सेप्ट किया गया था? ऑप्शन ए इज 1930s, ऑप्शन बी इज 1950s, ऑप्शन सी इज 1970s एंड ऑप्शन डी इज 1990s। ठीक है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन चूज किया तो मैं आपको बताऊं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, 1970s में इसको एक्सेप्ट किया गया था एज प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। आप टेलीफोन को इस्तेमाल कर सकते हो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज इज नॉट द इंट्रिंसिक फैक्टर्स इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड? इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मेथड नहीं है? ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है द क्वेश्चनर स्टाइल, ऑप्शन बी है द इंटरव्यूज वॉइस, ऑप्शन सी है द इंटरव्यू सिचुएशन, ऑप्शन डी है द इंफॉर्मेंट्स मेमोरी। इनमें से इंट्रिंसिक फैक्टर पर्सनल इंटरव्यू का कौन सा नहीं है? इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको इंटरव्यूअर चेंज कर सकता है, उस सिचुएशन को बदल सकता है, उन इक्विपमेंट्स को चेंज कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें जो है इंटरव्यूअर हो या डेटा कलेक्ट जो कर रहा है, जो रिसर्चर हो, वो इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है, वो उसके बस में नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। आपने बताना है कि इन ऑप्शंस में से इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा नहीं है, या दूसरे अल्फाजों में इनमें से एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज क्वेश्चनर स्टाइल, ऑप्शन बी इज इंटरव्यूज वॉइस, ऑप्शन सी इज इंटरव्यू सिचुएशन, ऑप्शन डी इज इन्फॉर्मेंट्स मेमोरी। देखें, क्वेश्चनर स्टाइल जो है इसको चेंज कर सकता है रिसर्चर, इंटरव्यूअर्स वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकता है। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें वॉइस को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। इंटरव्यू के सिचुएशन को बदल सकता है, अगर कंफर्टेबल नहीं है इंटरव्यूवी तो उसके लिए सिचुएशन चेंज की जा सकती है। बट देयर इज़ वन फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इट इज़ द इन्फॉर्मेंट्स मेमोरी। अगर इन्फॉर्मेंट की मेमोरी ही जो है, रिस्पोंडेंट की मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको बदल नहीं सकता है इंटरव्यूअर, इसको बदल नहीं सकता है रिसर्चर, इसलिए ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर बनता है, या इट्स नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको और दो चीज़ें क्लियर होगी, इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्विसेंस। ठीक है, एक्विसेंस जो हमारे पास टर्म है, रेस्पॉन्स बायस इज यूजुअली, एक्विसेंस रेस्पॉन्स बायस क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास एक्विसेंस रेस्पॉन्स बायस? मैंने आपको बताया कि रेस्पॉन्स देने में अगर कोई जो है रेस्पॉन्डेंट जो होता है, इन्फॉर्मेंट जो होता है, वो जो रेस्पॉन्स देता है उसको चेंज किया जाता है इन्यूमरेटर के थ्रू या कभी रिसर्चर के थ्रू, से हम बायस कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेस्पॉन्स में बायस किया जाए वो हमारे पास किस तरह के होते हैं? एक है हमारे पास इसमें से एक्विसेंस बायस। एक्विसेंस बायस क्या होता है? ऑप्शन ए आपके पास है डिसएग्रीमेंट विथ लिटिल कंसिडरेशन। वो डिसएग्रीमेंट तो करता है लेकिन थोड़ा सा वो मान भी लेता है मन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज एग्रीमेंट विथ लिटिल कंसिडरेशन, वो हाँ तो करता है लेकिन वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं होता है चीज़ों के लिए। ऑप्शन सी इज ओवर कंसिडरेशन। ठीक, ऑप्शन डी इज समथिंग अदर देन द ऑप्शंस ऑफर्ड। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से कुछ और भी है। ठीक है, कोई और ऑप्शन है जो यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया गया, यानी कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन डी है। आपने चूज करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। एक्विसेंस किसको कहते हैं? देखिए, एक्विसेंस हमारे पास एक ऐसी टर्म है,
यहाँ पे डेटा कलेक्शन में जो रेस्पॉन्स एक्विजिशनस रेस्पॉन्स बायस होता है, ये होता है एग्रीमेंट विथ लिटिल कंसिडरेशन। हाँ तो कर लेता है, ठीक है, यानी कि रेस्पोंडेंट हाँ तो कर लेता है, लेकिन कंसिडर ये पूरी तरह से नहीं करता, ये पूरी तरह से मुतमईन नहीं होता है, उससे हम कहते हैं एक्विजिशनस। अगर आपसे एक्विजिशनस टर्म पूछी जाए तो आप इसे याद रखें, ये होता है एग्रीमेंट, हाँ कर लेता है बट विथ लिटिल कंसिडरेशन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। A primary data collection method that involves tracking behavior over a period of time is called। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार दोहरा चुका हूँ अपने MCQ सेट्स में, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दोहराया गया है कि वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड जो इन्वॉल्व करता है ट्रैकिंग बिहेवियर, जो ट्रैक करता है किसी सिचुएशन को फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज क्वेश्चनेयर, ऑप्शन बी इज ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी इज सैम्पलिंग, ऑप्शन डी इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है क्या होता है, वो कौन सा प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड होता है जो ट्रैक करता है बिहेवियर को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन ए क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर तो नहीं होता है, ये सैम्पलिंग तो नहीं होता है, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू तो नहीं होता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ही ट्रैक करते हैं हम किसी सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ए सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवलप should be enclosed with a questionnaire is called। ठीक है, एक सेल्फ एड्रेस्ड और स्टैम्प्ड एनवलप होता है आपके क्वेश्चनेयर के साथ, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज ऑफर लेटर, ऑप्शन बी इज अपॉइंटमेंट लेटर, ऑप्शन सी इज कवर लेटर, ऑप्शन डी इज इन्विटेशन लेटर। ठीक है, या दावतनामा इससे कह सकते हैं आप। तो आपने बताना है कि क्वेश्चनेयर के साथ एक एनवलप रहता है, ठीक है, एक लेटर रहती है, उस लेटर को क्या कहते हैं। क्या उसे ऑफर लेटर कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, कवर लेटर कहते हैं, या फिर इनविटेशन लेटर कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी दोहरा चुका हूँ एक MCQ सेट में, मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर जो है वो मेंशन करता है एड्रेस और पर्पस, किस पर्पस के लिए ये क्वेश्चनेयर वगैरह जो है कंडक्ट किया जा रहा है। और साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई, इसी कवर लेटर को कभी कभी सेल्फ एड्रेस्ड लेटर भी कहते हैं, याद रखें ये दोनों चीज़ें। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड द कवर लेटर और इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ एड्रेस्ड लेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। 10 क्वेश्चन अभी तक हुए, 10 में से अगर आप 7 कर रहे हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो है नए क्वेश्चन ऐसे मैंने पूछे हैं जो पहले आपने नहीं देखे थे। अगर आपको ऑलिव बोर्ड में अभी 5 to 6 ही स्कोर कर रहे हैं 10 में से, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अभी MCQ सीरीज़ जो कर रहे हैं उसमें ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ पर टर्म्स आपको बता रहा हूँ वही टर्म्स आ जाएंगे और जो आपको ऑलिव बोर्ड पूछ रहा है वही टर्म्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तब तक सभी टर्म्स आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर कि आपको 10 out of 10 ये स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर में स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंपनसेटिंग एरर्स आर आल्सो नोन एज। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के एरर्स रहते हैं, इसमें हमारे पास कंपनसेटिंग एरर्स एक तरह के एरर्स रहते हैं। तो कंपनसेटिंग एरर्स कौन से एरर्स होते हैं। बायस्ड एरर्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनबायस्ड एरर्स, ऑप्शन सी इज मेजरमेंट एरर्स, ऑप्शन डी इज ग्रुपिंग एरर्स। या कंपनसेटिंग एरर्स का दूसरा नाम क्या है, क्या उन्हें बायस्ड एरर्स कहते हैं, क्या उन्हें अनबायस्ड एरर्स कहते हैं, क्या उन्हें ग्रुपिंग एरर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ना तो उन्हें ग्रुपिंग एरर्स कहते हैं, ना तो उन्हें मेजरमेंट एरर्स कहते हैं। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, इन्हें हम अनबायस्ड एरर्स भी कहते हैं। ये कभी ऐसे एरर्स होते हैं जो जानबूझकर नहीं करते हैं, जो कभी गलती से होते हैं, उन्हें हम अनबायस्ड एरर्स कहते हैं, या उन्हें हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। दूसरे एरर्स रहते हैं जो कभी कभी इनोमिनेटर किसी के आड़ में आकर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई गलती जानबूझकर करता है, उन्हें हम बायस्ड एरर्स कहते हैं, या उन्हें हम डेलिब्रेट एरर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंपनसेटिंग एरर्स जो है इनका दूसरा नाम है अनबायस्ड एरर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, क्वेश्चनेयर कैन एड्रेस इवेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेकिंग प्लेस व्हेन। ठीक है, कहते हैं कि जब आप क्वेश्चनेयर फ्रेम करते हैं, जब आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं कि वो कब बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कंसिडरेशन में ली जाते हैं। ऑप्शन ए इज रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ऑप्शन बी इज करंट टाइम क्वेश्चंस, ऑप्शन सी इज प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज
वो ओनली ए एंड बी। ठीक है, कभी कभी आपके पास ये जो टर्म्स आ जाते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं कि सर, जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑलिव बोर्ड में, फैब्रिकेशन वर्ड यूज़ किया गया था, तो बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था। हालांकि बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, वो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया। ऑलिव बोर्ड ने गलती कर ली तो कर ली, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत, आपने उस क्वेश्चन को सही आंसर किया होता तो ओले बोर्ड ने उसको गलत किया होता, तब भी आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आपने गलत किया, आपने उनकी गलती निकाली, ठीक है, बल्कि आपने गलत नहीं किया, आप इन्फ्लुएंस में नहीं आके। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप इन्फ्लुएंस में आगे नहीं, इसका कुछ आंसर तो ये है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि उसके ऑप्शन आंसर जो बी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसके बावजूद कहा नहीं, हॉलीवुड सी दे रहा है, इसका आंसर सी होना चाहिए। नहीं बाबा, उसका आंसर बी ही है। ठीक है, उस पर आ जाएंगे, उस क्वेश्चन पे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम करते समय हम किन किन सिचुएशंस के रिलेटेड या किस टाइम के रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं, या किस क्वेश्चन टाइम के रिलेटेड क्वेश्चंस डाल सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव का दूसरा मीनिंग है पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के रिलेटेड हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम के रिलेटेड। ऑप्शन सी इज प्रोस्पेक्टिव टाइम, इसको हम फ्यूचर टाइम भी कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछता है किस तरह टाइम के रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन एयर में, तो हम तीनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव यानी कि पास्ट के रिलेटेड पूछ सकते हैं, करंट टाइम के रिलेटेड पूछ सकते हैं, प्रेजेंट टाइम के रिलेटेड, प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी। अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मैंने आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल से समझाया था कि किस तरह से जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे किसी प्लान में, किसी ट्रेन में, किसी अननोन लड़की के साथ, तो कैसे किस तरह के कन्वर्सेशन होनी चाहिए। क्या वो ओपन एंडेड होनी चाहिए या वो क्लोज एंडेड होनी चाहिए। अगर ओपन एंडेड होगी वो कन्वर्सेशन तो फिर आपका कोई चांस नहीं बनता, लेकिन अगर क्लोज एंडेड होगी तो आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने समझाया है बहुत बार, इसलिए इसको ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो प्राइमरीली क्या प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ कन्फर्मेटरी डेटा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन सी इज़ प्रेडिक्टिव डेटा, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखें, ये जो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास वन वर्ड आंसर्स में रहते हैं, हाँ या ना या मे बी। ठीक है, यस, नो और मे बी। ठीक है, क्योंकि इसमें यस, नो, मे बी कुछ भी हो सकता है, वन वर्ड कुछ भी हो सकता है, तो ये इट्स नॉट ऑलवेज कन्फर्मेटरी। तो पहला ऑप्शन यहाँ से गया। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसको आप जो है अभी अपने पास रखें, वो उस ऑप्शन को हम देखेंगे आपका ऑप्शन सही है कि नहीं। दूसरा प्रेडिक्टिव होता है। देखिए, ये जो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, इससे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं किसी और चीज़ के बारे में, क्योंकि ये वन वर्ड होता है। इससे हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं। हालांकि अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ अपने बारे में बता देते हैं लो इंटरव्यूवी, तो वहाँ पे हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे बचता है, वो है ये क्वालिटेटिव डेटा हमें देता है। ठीक है, या ये कौन सा डेटा हमें देता है, क्वालिटेटिव डेटा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हमारे पास डेटा देता है ये क्वालिटेटिव डेटा देता है, यस, नो, मे बी। ठीक है, वन वर्ड में जो रहता है इसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो आपका ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा ज़्यादातर प्राइमरीली हमें क्या देता है, क्वालिटेटिव डेटा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें नंबर्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते हैं, जिसमें हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है या नेचुरलिस्टिक डेटा जिसे हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज यूजुअली डन फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डैश डैश ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये ज़्यादातर किस पर्पस के लिए होती है, एक्सप्लोरेटरी पर्पस के लिए। ठीक है, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को जानना। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हमें देता था, तो उसमें क्या होता था, एक्सप्लोर होता था, कोई चीज़ के बारे में हम जान सकते थे। इसी तरह हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी होती है। तो ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी इज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी इज प्रोब्ड ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रूव्ड क्वेश्चंस बताया था किस तरह से हमारे पास प्रूव्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रूव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, कैसे होते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वालिटेटिव डेटा होता है या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसका और एक नाम है, तो वो आपने याद करना है। आप इन 4 ऑप्शंस में मुझे बता दें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं, ना ही उसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, ना ही इसको कंप्लीट कहते हैं, ना ही इसको प्रूव्ड कहते हैं। मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम है नेचुरलिस्टिक डेटा, ठीक है, या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये आप याद रखें, ठीक है। चले, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए क्वेश्चनेयर, जब आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऐसा इसमें चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए, यूज लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस। ऑप्शन बी, यूज नेचुरल लैंग्वेज। ऑप्शन सी, अंडरस्टैंड योर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन डी, पायलट योर टेस्ट क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं क्वेश्चनेयर बनाते समय, क्वेश्चनेयर कंस्ट्रक्ट करते समय। देखिए, अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं, पहले नेचुरल लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो वो हम यूज़ करते हैं। हम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को इसमें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उनकी मेंटालिटी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट मेजर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पायलट योर टेस्ट क्वेश्चनेयर, आप इसका पायलट टेस्ट कर सकते हैं। पायलट टेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो ही आप क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं, आप कुछ लोगों को लेते हैं और उनको ये क्वेश्चनेयर देते हैं ताकि वो इस क्वेश्चनर को सॉल्व करें। जब ये इस क्वेश्चनर को सॉल्व करते हैं, आपको पता चलता है इसमें कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़े, ताकि हम क्वेश्चनेयर को दोबारा से जो है चेंज करें, एडिट कर सकें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट गुड टू यूज़ लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस इन क्वेश्चनेयर। मैंने आपको लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस तो समझाए थे ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जहाँ पे आपको बहकावे में लाता है क्वेश्चनेयर, आपको इस तरह जो इंटरव्यूअर या जो आपको रिसर्चर होता है, वो आपको यहाँ से ही कुछ हिंट देता है ताकि वो अब उसी की तरह चले जाए, उन्हें हम लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। इट्स नॉट अलाउड और इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस इन क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर में हम लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इट्स लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चंस में अगर आपने 12 क्वेश्चंस अभी तक सही किए हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की जो लेवल है बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ए क्वेश्चनेयर देयर आर सेवरल प्रिंसिपल्स टू विच यू शुड अडहेयर। जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं, आपको कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स का फॉलो करना पड़ता है, नियर अबाउट 15 प्रिंसिपल्स है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो इनमें से वो कौन सा प्रिंसिपल है जो वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, या जो हमारे पास एक प्रिंसिपल नहीं है क्वेश्चनर को बनाते समय, ठीक है, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऑप्शन है आपके पास, डू नॉट यूज लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस। ऑप्शन बी, अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन सी, अवॉइड डबल नेगेटिव्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज अवॉइड यूजिंग मल्टीपल आइटम्स टू मेजर ए सिंगल कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने। इसी तरह से आपको एसएसबी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़े, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझ पाए। अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो अपने आंसर को अपने आंसर को टिक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कौन सा आंसर जो है आपने इस क्वेश्चन का दिया है, या कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि डू नॉट यूज़ लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सही है, हमें जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिनमें हमारे पास 2 आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, ये भी हमारे पास प्रिंसिपल है वहाँ पे। अवॉइड डबल नेगेटिव्स, हमें डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारे पास जो है डबल नेगेटिव चीज़ आती हैं। तो मैंने आपको डबल नेगेटिव क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी दिए थे। लेकिन अवॉइड यूजिंग मल्टीपल आइटम्स टू मेजर सिंगल कंस्ट्रक्ट, एक कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम मल्टीपल आइटम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसकी मेंटालिटी चेक करने के लिए हम एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि हर तरह से उसके जहन को चेक कर सकें, उसकी मेंटालिटी को चेक कर सकें। तो ये हमारे पास जो है इट्स नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल, आप जो ये जो है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
ये इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि आप जो है इस मेजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस पे कोई बंदिश नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे बंदिश है। ठीक है, इन चीज़ों पे बंदिश है, इन चीज़ों पे रिजर्वेशन है, लेकिन इस पे रिजर्वेशन नहीं है। आप कर सकते हैं मल्टीपल मेजर्स इस्तेमाल सिंगल कंस्ट्रक्ट को चेक करने के लिए। क्लियर? तो ये थे हमारे पास 16 क्वेश्चंस। आज के बहुत ज़बरदस्त 16 क्वेश्चन थे। मैं बहुत सोच समझ के आपके लिए क्वेश्चन MCQ सेट तैयार करता हूँ। अगर आपको मेरा MCQ सेट पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं अंजुम सर के MCQ सेशन में, तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके AShakir01 पे जाके अंजुम शाकिर ऑफिशियल आपको पेज मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को आंसर कर सकूँ। ठीक है, हर एक बच्चे को आंसर कर सकूं, ताकि किसी का बच्चे का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं हर एक बच्चे को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी गलती से किसी को आंसर नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं माजरत हूं, लेकिन इस तरह जब भी मेरे पास कोई क्वेरी आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे ही उसको आंसर करता हूं, उसके जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, AShakir01 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक बात, कल एक ऑली बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मैं अभी आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था। वो क्वेश्चन ये है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है गलत आंसर किया है। ज़रा ये क्वेश्चन आप देखें एक बार, ये देखें। मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आप पहले क्वेश्चन को तोड़ें, पहले इसको समझें इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहले तो इसमें लैंग्वेज में पहले इशू है, ग्रामेटिकली में इसमें मिस्टेक है। बहरहाल हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को। देखें, ये देखें आप इसको, किरण हैव टू डू वन सर्वे। किरण को एक सर्वे करनी है, टू विच ही प्रिपेयर्ड ए क्वेश्चनेयर। उसने एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, बट आफ्टर एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा, यानी कि इसका मतलब है जब उसने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, ही डिड नॉट गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स, उसको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिले। ठीक, उनके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आए। देन ही केम टू नो, एक तो यहाँ पे क्वेश्चनेयर है, ठीक है, क्वेश्चनेयर की बात चल रही है। देन ही केम टू नो दैट फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन होता है किसी चीज़ में मिलावट करना, ठीक है, अडल्ट्रेट करना, किसी चीज़ में कोई तोड़ फोड़ करना, किसी की बात सुनी उसमें और मक्खन लगा के और मसाला डाल के किसी दूसरे को पेश करना, उसे हम कहते हैं फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, मसाला लगाता है ना कोई, आपका दोस्त कोई बात सुनता है, फिर उसमें मसाला लगा के दूसरे को पेश करता है, उसे हम कहते हैं फैब्रिकेशन। ऑफ एन इन्फॉर्मेशन वॉज हैज़ हैपन्ड, उसको लगा कि फैब्रिकेशन हो चुकी है, इसमें मसाला डाला गया है, इसमें चेंज किया गया है, इस जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा था उसको चेंज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डिड किरण यूज फॉर द डेटा कलेक्शन, आपको क्या लग रहा है उन्होंने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए इज किरण हैड डन डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू। जब फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहा है तो यहाँ पे चांस नहीं बनते हैं कि फैब्रिकेशन हो। अगर फैब्रिकेशन हो, उससे फैब्रिकेशन नहीं कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे? बयासिंग कहेंगे। और वो भी किसका बयास? वो भी हमारे पास इंटरव्यूवी का बयास। ठीक है, दूसरा, किरण सेंट स्केड्यूल्स थ्रू इन्यूमरेटर, पहले हम इसको छोड़ लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास, किरण हैड डन ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्वेश्चनियर बन रहा है मेरे भाई, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गलत किया है। ऑप्शन डी इज आइदर ए और बी, नहीं, हम इस पे नहीं जा सकते हैं। देखें, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू भी नहीं है, क्वेश्चनियर की बात चल रही है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी नहीं है। एक वर्ड को समझे, आपको पूरे क्वेश्चन को समझने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। किरण सेंट स्टूल्स या स्केड्यूल्स जिसे हम कहते हैं थ्रू इन्यूमरेटर, उन्होंने क्वेश्चनियर में, स्केड्यूल जो हमारे पास रहता है ये हमारे पास क्वेश्चनियर ही रहता है, लेकिन फ़र्क इतना है इसमें इन्यूमरेटर साथ रहता है। इन्होंने इन्यूमरेटर को भेजा था क्वेश्चनियर के साथ, किसके पास? रेस्पोंडेंट के पास, इन्फॉर्मेंट के पास। तो वहाँ से जब ये वापस आए न्यूमरेटर, इन्होंने ही फैब्रिकेट किया इस डेटा को। ठीक है, एक ही करेक्ट ऑप्शन इसमें ये बनता है। ऑली बोर्ड ने गलत दे दिया, नहीं बाबा आपका ये गलत आंसर है, नहीं, आपने फिर भी इसी को टिक करना है। आई एम प्राउड ऑफ द स्टूडेंट जिसने ये इसको टिक किया और उसको गलत बताया ऑली बोर्ड ने। कि कहीं पे भी गलती हो सकती है, मार्केट बुक्स में गलती हो सकती है, ऑली बोर्ड में गलत हो सकती है, मेरे MCQ सेट्स में अगर गलती होती है तो मैं दूसरे दिन उसको करेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। आपको पता है मेरा एक बार क्वेश्चन गलत हुआ था,
स्टैटिस्टिक्स में मैंने दूसरे दिन उसको जो है मॉडिफाई करके मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ चेंजेस है, वो क्वेश्चन हमने सही किया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है, आप बिल्कुल ना डरें। अगर कोई गलत क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं मार्केट बुक्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ऑली बोर्ड में ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं। अगर कभी होती हैं तो मैं साथ साथ बच्चों को ये बता देता हूँ। तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या शक है तो इंस्टाग्राम हैंडल पे AShakir01 पे सर्च करके आपको अंजुम शाकिर ऑफिशियल पेज मिलेगा, सॉरी ऑफिशियल अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये याद रखें कि स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा आगे नेक्स्ट वाला MCQ सेट आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, तो हमारे पास हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस टॉपिक को आप देखें, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर्स के जो लोग फॉलो नहीं करें मेरे लेक्चर्स, उनको मैं बता दूं कि कंप्यूटर्स के अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड। आप देखें एक बार, अगर आपको लगता है कि सही है तभी आप फॉलो करें। और कंप्यूटर्स के लिए जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट MCQ सेट में, तो वो होगा हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस। क्योंकि मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको नहीं पढ़ाया, वो आपको सुमित सर ने पढ़ाया है, तो ये इस MCQ सीरीज़ से वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चन थी, कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, इसके लिए मैं माजरत हूँ। चलिए इजाज़त रख लीजिए, अपना ख्याल रख लीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। बाय, टेक केयर।